शोर से गूंजते कमरे में जहाँ हर चीज़ बिखरी पड़ी थी, उज़्मा ने कराहते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन उसका झुलसा हुआ जिस्म दर्द से तड़प उठा। इसकी सास, जिसके चेहरे पर हौलनाकी की बजाय इत्मीनान था, लापरवाही से पास खड़ी थी। उज़्मा को याद आया वो लम्हा जब इसके शौहर नदीम ने उसे खामोश कराने की कोशिश की थी, लेकिन इसके इनकार पर माँ और बेटे की शफ़ाक जोड़ी ने इस पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी थी। अब वो सबको ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे थे कि ये एक हादसा था। उज़्मा की आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ इंतकाम की आग थी, एक ऐसी आग जो इसके जिस्म की आग से कहीं ज़्यादा खौफनाक थी। उसे याद था नदीम का वो एतराफ़ कि इसने सिर्फ पैसे की खातिर इससे शादी की थी और इसी लालच में अपनी बहन की शादी भी इसके भाई से कर दी थी। आज उज़्मा को एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक मोहरा थी, एक ऐसा मोहरा जिसे अब हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की कोशिश की गई थी। इसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था, मैं ज़िंदा बच गई हूँ और अब तुम सबको अपने गुनाहों का हिसाब देना होगा। 6 माह का अरसा गुजर चुका था और घर पर नहुसत के बादल छाए हुए थे। मेरी बहन को भी तलाक हो चुकी थी और हमारा घर गुर्बत की दलदल में धंसता जा रहा था। मैं दिन रात कमा कर भी 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर पा रहा था। एक दिन मोहल्ले में राशन तकसीम करने वाली एक आलीशान गाड़ी आई। ये हमारे लिए किसी गैबी मदद से कम न थी। मैं उम्मीद भरी नज़रों से राशन लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जो नई गाड़ी की पिछली नशिस्त पर नज़र पड़ी तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। वहाँ मेरी बीवी बैठी थी, वही जिसे हमने मुर्दा समझकर जला दिया था। इसके चेहरे पर इत्मीनान और एक पुरस्रार मुस्कुराहट थी, जैसे वो किसी फातेह की तरह मुझे देख रही हो। वो मेरी हालत पर तरस नहीं खा रही थी, बल्कि एक अजीब सी चमक इसकी आंखों में रक्स कर रही थी। मैं हैरत और शर्मिंदगी के मिले जुले एहसास से बेजान खड़ा रह गया। यह मंजर मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। मैं हक्का बक्का खड़ा था, जबकि उज़्मा ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। इसकी नज़रें सामने कतार में खड़े ज़रूरतमंदों पर जमी थी और वो एक एक करके पार्सल थमा रही थी। मैंने हिम्मत करके इसका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो इसने नज़र उठाए बगैर अपना हाथ खींच लिया, जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। इसकी आंखों में ना कोई पहचान थी और ना ही कोई नरमी। वो पहले की तरह ही अपने काम में मगन रही और मैं भीड़ में मौजूद एक आम शख्स की तरह खड़ा रह गया। दिल ने कहा ये उज़्मा ही है, मगर अकल मानने को तैयार नहीं थी। मैंने ख़ुद को संभाला और इसके करीब जाकर दबी आवाज़ में पूछा, आपका नाम? इसने बिना कोई तासुर दिए मेरी तरफ देखा और इंतहाई सर्द लहजे में कहा, मेरा नाम रिदा है। ये नाम सुनकर मुझे एक और झटका लगा। रिदा? ये तो वो नाम था जो हमने कभी सुना ही नहीं था। वो दोबारा अपना रुख फिर कर पार्सल तकसीम करने में मसरूफ़ हो गई। मैं वहीं भीड़ के दरमियान सवालिया नज़रों से उसे देखता रहा, ये सोचते हुए कि क्या ये वाकई उज़्मा थी या कोई इसका हमशक्ल, जिसने मुझे पहचानने से साफ इनकार कर दिया था। रात का अंधेरा नदीम के कमरे में गहरा होता जा रहा था, मगर इसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। बिस्तर पर लेटा वो छत को घूर रहा था। जहन में बस एक ही चेहरा घूम रहा था, उज़्मा का चेहरा। वो ख़ुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि जो कुछ इसने आज देखा वो सिर्फ एक वहम था, कोई ख्वाब या नज़र का धोखा। मगर वो मुस्कुराहट, वो आँखें, वो अंदाज़, सब कुछ इतना हकीकी था कि उसे पागल कर रहा था। किसको बताता, कोई यकीन नहीं करता, बल्कि सब उसे पागल समझते। मैंने उज़्मा को ज़िंदा देखा है। अगर वो ये कहता तो लोग उस पर हंसते या शायद डॉक्टर के पास ले जाते। ये ख़्याल ही उसे मज़ीद परेशान कर रहा था कि इसकी ज़हनी हालत बिगड़ चुकी है। इसका दिमाग उलझनों का शिकार था। एक तरफ हकीकत थी और दूसरी तरफ वो भयानक जुर्म जो इसने खुद किया था। अगली सुबह नदीम बेचैनी के आलम में उठा और बग़ैर किसी को कुछ बताए सीधा उज़्मा के भाई के घर की तरफ चल पड़ा। इसके जहन में बस एक ही बात थी, तस्दीक। उसे यकीन करना था कि जो इसने देखा वो सच था या नहीं। जब वो घर के सामने पहुंचा तो वहां एक पुराना चौकीदार मौजूद था। नदीम ने चौकीदार से पूछा, क्या मैं उज़्मा के भाई से मिल सकता हूँ? चौकीदार ने एक लंबी सांस ली और अफसरदगी से बोला, उज़्मा बीबी की वफ़ात के बाद से साहब तो बैरून मुल्क शिफ्ट हो गए हैं, ये घर तब से बंद पड़ा है। चौकीदार के अल्फाज ने नदीम के पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। अगर उज़्मा का भाई बाहर मुल्क चल चुका था तो फिर वो कौन थी जिसे इसने राशन तकसीम करते देखा था? ये सवाल इसके जहन में गूंजता रहा, उसे मज़ीद उलझनों में डालता गया। इसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी जब उसे कल नदीम का हक्का बक्का चेहरा याद आया। वो जानती थी कि नदीम अब चैन से नहीं बैठेगा, वो उसे ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। इसीलिए वो अपनी तमाम साबका पहचान से दूर एक नए अपार्टमेंट में मुक़ीम थी। यह अपार्टमेंट डॉक्टर अदील का था, वही फ़रिश्ता सख्त इंसान जिसने उसे मौत के मुंह से निकाला था। अदील, जिसकी खूबसूरती और नरम दिली इसके अंदर के कर्ब को कुछ हद तक कम कर देती थी।
आज इसका सबसे बड़ा सहारा था। इसकी मासूम बेटी जो अब उस्मा के लिए किसी अपनी से कम न थी, इसके साथ महबूब ख्वाब थी। उस्मा को याद आया कि कैसे डॉक्टर अदील ने ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी दी बल्कि उसे एक नई शनाख्त, एक नया नाम रिदा भी दिया, ताकि वो अपने शौहर और इसके ख़ानदान से अपने साथ होने वाले जुल्म का बदला ले सके। इसे हर रिश्ते से नाता तोड़ लिया था, यहाँ तक कि अपने भाई से भी, ताकि इसकी नई ज़िंदगी और इंतकाम की ये आग किसी भी तरह मुतासिर ना हो। नदीम की बेचैनी इसके लिए एक तस्कीन थी, एक ऐसी तस्कीन जो उसे अपने मकसद की तरफ मज़ीद बढ़ने का हौसला दे रही थी। उधेड़ उम्र का चाँद दरीचे से झांककर कमरे में मुदम रोशनी बिखेर रहा था और उस्मा साख्त बैठी नन्ही परी के मासूम चेहरे को तके जा रही थी, जो इसके पहलू में सुकून से सो रही थी। इसकी सोचें माजी और हाल के दरमियान भटक रही थीं। जुल्म की आग, फिर अदील की मेहरबानी और अब ये एक नई ज़िंदगी। वो अपने इंतकाम के मंसूबे को दिल में दोहराए जा रही थी, हर तफसील को जहन में बिठा रही थी ताकि कोई कसर बाकी ना रहे। ये मासूम चेहरा उसे एक नया मकसद दे रहा था, एक ऐसी उम्मीद जो उसे इस कठिन रास्ते पर चलने की हिम्मत दे रही थी। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला और डॉक्टर अदील अंदर दाखिल हुआ। इसकी आगराहट पर उस्मा चौंकी और ख़यालात के भंवर से बाहर आ गई। इससे पलटकर अदील को देखा, जिसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक पुरसुकून मुस्कुराहट थी। अदील ने आहिस्तगी से सरगोशी की, सब ठीक है? उस्मा ने इस्बात में सर हिलाया। इसकी आंखों में गहरा सुकून था। इसने ख़ुद को संभाला और इस बच्ची के सर पर हाथ फेरा जो इसके सामने एक नई ज़िंदगी की अलामत बनकर सो रही थी। अदील आहिस्ता से बच्ची के बेड के पास आया और उसके माथे पर बोसा दिया, फिर उस्मा की तरफ मुड़ा। तुम्हें आराम की ज़रूरत है रिदा, सारा दिन तुमने बहुत काम किया है। इसके लहजे में फ़िक्र और अपनाइत थी जो उस्मा के दिल को छू गई। उस्मा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि यहाँ सुकून मिलता है डॉक्टर साहब, इस मासूम के पास रहकर सारे दुख भूल जाती हूँ। अदील ने इसकी आंखों में देखा जहाँ नरमी नज़र आ रही थी। इसने आहिस्तगी से कहा, तुम बहुत बहादुर हो रिदा। मैंने तुम्हारी जैसी हिम्मत वाली औरत पहले कभी नहीं देखी। उस्मा का दिल एक लम्हे को धड़का। ये मैं अल्फाज महज तारीफ़ नहीं थे, इनमें एक गहरा एहसास था। इससे शर्मिंदगी से नज़रें झुका ली और बोली, ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। आप ना होते तो मैं कब की ख़त्म हो चुकी होती। हम सब एक दूसरे का सहारा हैं। इन लफ्ज़ों में एक अनकही अपनाइत थी जिसने उस्मा के अंदर एक नई उमंग पैदा कर दी। कमरे में खामोशी छा गई। सिर्फ सोती हुई बच्ची की सांसों की धीमी आवाज़ थी और अदील और उस्मा के दरमियान बढ़ते हुए अनदेखे रिश्ते की खामोश गूंज। नाश्ते की मेज़ पर एक पुरसुकून माहौल था, जहाँ अदील, उस्मा और नन्ही हानिया मौजूद थे। उस्मा बिल्कुल एक माँ की तरह हानिया को प्यार से समझा रही थी। हानिया बेटा, जल्दी से अपना नाश्ता ख़त्म करो वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी। हानिया भी फरमाबरदार बच्ची की तरह चम्मच चला रही थी, कभी उस्मा की तरफ देखती और कभी अपनी प्लेट में झांकती। अदील इन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। इसकी आंखों में मोहब्बत और इत्मीनान झलक रहा था। यह मंजर इसके लिए कितना नया और खुशगवार था। अचानक हानिया ने नज़रें उठाकर उस्मा की तरफ देखा और मासूमियत से पूछा, उस्मा आंटी, क्या आप कल मेरी मम्मा बनकर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आएंगी? ये सुनकर उस्मा एक लम्हे को ठटकी। इसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और इसने फ़ौरन मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं ज़रूर आऊँगी। हानिया का चेहरा खुशी से खिल उठा और इसने झट से कहा, शुक्रिया मम्मा। ये लफ्ज़ मम्मा सुनकर उस्मा के दिल में एक अजीब सी शीरनी घुली गई। एक लम्हे के लिए इसकी नज़रें अदील से मिली, जहाँ दोनों की आंखों में एक अनकही खुशी और सुकून था। अदील की आंखों में तशक्कुर और मोहम्मद का इम्तिजाज था, जबकि उस्मा की आंखों में भी वैसी ही कैफियत। मगर अगले ही लम्हे शर्म के एहसास ने उसे घेर लिया। उससे फ़ौरन नज़रें झुकाकर अपनी प्लेट में देखने लगी और जल्दी जल्दी नाश्ता ख़त्म करने लगी। वो खामोशी से मुस्कुरा रही थी, इस नए रिश्ते की बुनियाद पर जो हानिया के एक लफ्ज़ में रख दी थी। अदील और हानिया को अलविदा कहने के बाद उस्मा के जहन में सिर्फ एक ही मंसूबा गर्दिश कर रहा था। अब वक्त था नदीम से दोबारा मिलने का, अपने इंतकाम को अगले कदम को अमली जामा पहनाने का। इसने एक गहरी सांस ली और आईने के सामने खड़ी होकर खुद को तैयार करने लगी। आज उसे अपने जज्बात पर काबू रखना था। वो सिर्फ रिदा थी, एक मजबूत और पुरएतमाद औरत। तैयार होकर वो इसी जगह पहुंची जहाँ नदीम से दोबारा सामना मुतवक्के था। जब वो वहाँ पहुंची तो नदीम पहले से मौजूद था। इसकी नज़रें बेचैनी से उसे ही तलाश कर रही थी। जैसे ही उस्मा इसके करीब पहुंची, नदीम का चेहरा खिल उठा। नदीम उसे देखकर इसके चेहरे पर वही बेयकीनी और तज्जुज़ था। वो तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ा और इसके करीब आया और दबी आवाज़ में बोला, आपको देखकर बहुत खुशी हुई रिदा जी। उस्मा ने इसकी तरफ देखा। इसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। नदीम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आपका चेहरा बिल्कुल मेरी मरहूम बीवी उस्मा से मिलता है।
मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इतना हमशक्ल भी हो सकता है। दरअसल मेरी बीवी का इंतकाल हो चुका है और वो बिल्कुल आप जैसी थी। इसकी यादें मुझे चैन नहीं लेने देती। मैं उसे बहुत याद करता हूँ, इसके बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है। इससे अपनी माली मुश्किलात का भी ज़िक्र किया, इस उम्मीद पर कि उज़्मा के दिल में इसके लिए हमदर्दी पैदा हो। इसके लहजे में ऐसी आजिज़ी और दर्द था जिसे वो वाकई किसी बड़े दुख का मारा हो। नदीम का मकसद वाज़ेह था, उज़्मा की हमदर्दी हासिल करना और इसके करीब होना, ताकि वो अपने मफाद के लिए उसे इस्तेमाल कर सके। उज़्मा सब समझ रही थी और इसके अंदर इंतकाम की आग मज़ीद भड़क उठी। उज़्मा ने एक लंबी सांस ली और उज़्मा ने इसकी कहानी को गौर से सुना। इसके झूठे दिखावे को बखूबी समझती हुई वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। जी, मैंने भी ये सुना है कि दुनिया में 7 हमशक्ल होते हैं। मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। मैं एक हादसे में अपने वालिदैन और छोटे भाई को खो चुकी हूँ और अब मैंने ख़ुद को फलाही कामों के लिए वक्फ़ कर दिया है। वो जांचते बूझते नदीम की आंखों में देख रही थी। इसके चेहरे पर किसी किस्म की कमज़ोरी या झूठ का शायबा तक नहीं था। मुझे अफसोस है आपकी हालत पर, इसने मसनूई नरमी से कहा, लेकिन मैं आपकी एहलिया नहीं हूँ। मेरी अपनी एक अलग ज़िंदगी है और मेरा माजी बिल्कुल मुख्तलिफ है। इससे नदीम की आंखों में गहराई से देखा, जहाँ वो लालच और फ़रेब अब भी साफ नज़र आ रहे थे। नदीम, जो अपनी चालाकी में सानी नहीं रखता था, फ़ौरन हमदर्दी के रूप में ढल गया। ओह, ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ रिदा जी। नदीम की हमदर्दी भरी बातों के जवाब में उज़्मा ने एक मजबूत और पुख्ता लहजे में कहा, हाँ, लेकिन अब ये सब खुदा के काम है। हर चीज़ में कोई ना कोई मसलियत होती है। इसके लहजे में ना कोई नरमी थी और ना कोई तज़ब्ज़ुब। ये जुमला नदीम के लिए एक गैर मुतवक्किल जवाब था, क्योंकि वो उज़्मा से हमदर्दी और क़ुर्बत की उम्मीद कर रहा था। उज़्मा के इस जवाब ने उसे एक लम्हे के लिए खामोश कर दिया, जैसे इसका वार खाली चला गया हो। उज़्मा के चेहरे पर कोई तासुर नहीं पड़ पाया। इसकी आंखें बिल्कुल साकित थीं और लहजे में ऐसा पुख्ता यकीन था कि नदीम को लगा जैसे वो वाकई किसी और की दुनिया की मखलूक हो। ये जुमला उज़्मा की जानिब से एक इशारा था कि वो माजी को बुलाकर आगे बढ़ चुकी है और इसके जहन में अब सिर्फ खुदा की मर्ज़ी और तकदीर के फ़ैसलों की कबूलियत है। नदीम ने एक लम्हे को तवक्कुफ़ किया। इसका दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। उज़्मा के लहजे की पुख्तगी उसे हैरान कर गई थी, मगर इसकी लालची फितरत ने एक नया रास्ता ढूंढ लिया। आपने बिल्कुल ठीक कहा रिदा जी, खुदा बेहतर जानता है कि किस में क्या मसलियत है, इसने मुस्कुराते हुए कहा और फिर ज़रा झुककर कुछ ज़्यादा ही कुर्बत दिखाते हुए बोला, क्या आप मेरे घर तशरीफ़ ला सकती हैं? मैं आपको अपनी बेगम की कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। वो वाकई आप जैसी थी और मुझे यकीन है कि इन्हें देखकर आपको भी अजीब लगेगा। इसकी आंखों में लगी लपटी बातों के साथ एक गंदी चमक थी और वो रिदा की दौलत से मुतासिर हो चुका था और उसे अपनी ज़िंदगी का नया ज़रिया आमदनी समझ रहा था। नदीम के जहन में रिदा के साथ एक नई ज़िंदगी के ख्वाब बुनना शुरू हो गए थे, जहाँ दौलत और आसाइशें इसका मुकद्दर थी। इसकी चालाक नज़रें रिदा के कीमती लिबास और इसके फलाही कामों की वजह से मिलने वाली इज़्ज़त पर मरकूज़ थी। वो उसे महज एक हमदर्द खातून नहीं, बल्कि अपने हालात बदलने का एक सुनहरी मौका समझ रहा था। इसने सोच लिया था कि अब वो रिदा को अपने जाल में फंसा कर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी ही अदाकारी करनी पड़े। नदीम की दावत पर उज़्मा के लबों पर एक बारीक सी मुस्कुराहट नमदार हुई, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसे नदीम ने रिदा की रजामंदी समझा। ठीक है, मैं चलती हूँ आपके साथ, इसने कहा और इसके लहजे में ऐसी सादगी थी कि नदीम को ज़रा भी शक ना हुआ। उज़्मा अब इस खेल को आगे बढ़ाना चाहती थी। उसे नदीम की इसी चालकों में फंसा कर सबक सिखाना था। वो नदीम के साथ इसके घर की तरफ रवाना हुई और जैसे ही वो इस दहलीज पर कदम रखा जहाँ कभी इसका अपना घर था, एक यकपख्ता लहर इसके अंदर दौड़ गई। वही जाना पहचाना माहौल, वही दर्द और दीवार, और फिर नज़र पड़ी घर के अफराद पर जो वहीं मौजूद थे। इसकी सास और इसकी नंद, वही लोग जिन्होंने उसे ज़िंदा जलाने की कोशिश की थी। उज़्मा के दिल की धड़कन तेज़ हो गई, माजी के ज़ख्म ताज़ा हो गए और एक लम्हे को उसे लगा जैसे वो चीख उठेगी, सारा सच इनके सामने उगल देगी। हाथ पाँव ठंडे पड़ने लगे। पुराने कमरे की एक झलक ने उसे मज़ीद बेचैन कर दिया, लेकिन उज़्मा ने ख़ुद को संभाला। इसने गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर कोई तासुर आने ना दिया। इसने इन सब की तरफ अजनबी नज़रों से देखा, जैसे वो वाकई इनसे पहली बार मिल रही हो। इसने अपने आप को याद दिलाया कि वो रिदा है, वो मज़लूम उज़्मा नहीं जिसे उन्होंने मुर्दा समझ लिया था। इसने इत्मीनान से सबको सलाम किया और एक पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ नदीम की बातों का जवाब देती रही, गोया इसके अंदर कोई तूफ़ान बरपा ही नहीं था। इसका ज़ब्ते कमाल का था वो, और किसी को ज़रा भी गुमान ना हुआ कि इनके सामने खड़ी अजनबी औरत कोई और नहीं बल्कि इनकी अपनी बहू उज़्मा है। दालान में बैठे चाय पीते हुए नदीम ने एक बार फिर अपनी माली परेशानियों का रोना रोया। इसकी नज़रें बार बार उज़्मा के कीमती लिबास और अपने हाथ में मौजूद
महंगे पर्स पर जा रही थी। उज़्मा ने उसे ध्यान से सुना और फिर एक लम्हे के लिए तवक़्क़ुफ़ के बाद अपने लहजे में मुकम्मल बेहिसी लाते हुए कहा, अगर आप वाकई हालात बदलना चाहते हैं तो मेरे पास आपके लिए एक मौका है। नदीम की आंखों में चमक आ गई। कैसा मौका रिदा जी? इससे बेताबी से पूछा। उज़्मा ने एक फातिहाना मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा, मैं अपनी फ़लाही तंजीम के लिए एक मैनेजर की तलाश में हूँ। कोई ऐसा शख्स जो मेरे तमाम निजी और दफ्तरी काम संभाल सके, हर वक्त मेरे लिए दस्तयाब हो और मेरी हर हिदायत पर अमल करे। ये काफ़ी ज़िम्मेदारी का काम है और मैं इसमें वक्त की कोई कैद नहीं होगी। बदले में आपको अच्छी तनख्वाह मिलेगी और आपकी माली मुश्किलात हल हो जाएंगी। इसके अल्फाज में एक अजीब सी सफाकी थी। इसकी किस्मत जो नदीम समझ नहीं पाया। नदीम के दिल में लड्डू फूट रहे थे। उसे लगा कि इसकी किस्मत जाग उठी है। वो उज़्मा को महज एक ज़रिया समझ रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि उज़्मा उसे अपनी मुट्ठी में करने का इरादा रखती थी। वो उसे अपना मुलाजिम बनाना चाहती थी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये लोग उसे अपने घर में एक मामूली फ़र्द समझते थे। अब वो इन्हें अपनी उंगलियों पर नचाने वाली थी। मुझे ये काम मंजूर है रिदा जी, मैं कल से ही आपके साथ काम शुरू करना चाहूँगा, नदीम ने खुशी से कहा। इसकी आंखों में मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब सजे थे। उज़्मा ने इसकी तरफ देखा और इसके दिल में एक इत्मीनान था कि इसके इंतकाम का पहला कदम कामयाबी से उठाया जा चुका है। नदीम के घर से निकलकर उज़्मा ने गाड़ी में बैठते ही अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। चंद सेकंड की घंटी के बाद दूसरी तरफ से आवाज़ आई, जी मैडम, हुक्म करें। ये इसका असल मैनेजर था, जिसे वो हमेशा भरोसे के साथ अपने सारे काम सौंपती थी। उज़्मा के चेहरे पर एक तरफ मुस्कुराहट थी। इसे धीमे मगर पुरअज़्म लहजे में कहा, सुनो, मैं तुम्हारे लिए एक नया असिस्टेंट भेज रही हूँ। इसका नाम नदीम है। इसकी आवाज़ में एक ख़ास किस्म की सख्ती थी जो इसका मैनेजर बखूबी समझता था। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे दिन रात काम करवाओ, बग़ैर किसी वक्फे के। इसकी हर गलती पर उसे सख्त अल्फाज में समझाओ। उसे एहसास दिलाओ कि वो कितना नकारा है। उसे हर वक्त दबाव में रखना है, लेकिन ये बात उसे कभी पता ना चले कि ये सब मेरी हिदायत पर हो रहा है। उज़्मा ने वाज़ेह अल्फाज में अपनी हिदायत दी। इसके लहजे में कोई नरमी नहीं थी। समझे? जी मैडम, बिल्कुल समझ गया, आप फ़िक्र ना करें, मैनेजर ने जवाब दिया। इसकी आवाज़ में फर्माबरदारी थी। उज़्मा ने कॉल काट दी और खिड़की से बाहर देखने लगी। अब खेल शुरू हो चुका था। नदीम को अपनी हर ज़्यादती का हिसाब देना था और वो उसे इसी तरह अजियत देने वाली थी जिस तरह इसने और इसकी माँ ने उसे अजियत दी थी। उज़्मा घर में हानिया का इंतज़ार कर रही थी। दरवाज़े की घंटी बजी और उज़्मा ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला। सामने हानिया खड़ी थी, बस्ते का बोझ इसके नन्हे कंधों पर नुमाया था। जैसे ही इसने उज़्मा को देखा, इसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और वो पुकार उठी, मम्मा। ये लफ्ज़ सुनते ही उज़्मा का दिल मोहब्बत से सरशार हो गया। हानी भागकर इसकी तरफ आई और इससे लिपट गई। उज़्मा ने उसे गोद में उठा लिया। हानिया ने अपना सर इसके कंधे पर रख दिया। वो हानिया को गोद में लिए बाथरूम की तरफ बढ़ी, जहाँ इससे बड़े प्यार से हानिया को नहलाना शुरू किया। हानिया पानी से खेल रही थी और साथ ही चेक चेक कर दिन भर की बातें बता रही थी। मम्मा, आज स्कूल में हमारी टीचर ने हमें एक कहानी सुनाई। मम्मा, आज मेरा दोस्त मुझसे लड़ रहा था। हानिया के मासूम सवालात और शरारतें उज़्मा के अंदर की हर तलख़ी को रुला रही थी। उज़्मा मुस्कुराते हुए उसे जवाब देती जा रही थी, ओह अच्छा, फिर तुमने क्या किया? और हानिया तफसील से सब कुछ बताती। नहलाने के बाद उज़्मा ने हानिया को खाना खिलाया और फिर उसे बिस्तर पर सुला दिया। हानिया का नन्हा सा वजूद बिस्तर पर दराज होते ही फ़ौरन आंखें बंद कर गया। उज़्मा ने झुककर इसके माथे पर प्यार किया और हानिया ने सोते हुए भी अपनी नन्ही बाहों से उसे जकड़ लिया। इसके लबों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट थी और चंद ही लम्हों में वो गहरी नींद सो गई। उज़्मा वहीं बैठी हानिया को देखती रही। इसकी आंखों में एक अनमोल सुकून था। दोपहर का वक्त था और सूरज की तपिश कम हो चुकी थी। अदील जब घर लौटा तो कमरे में दाखिल होते ही इसके कदम ठहर गए। इसे देखा उज़्मा और हानिया दोनों एक दूसरे से लिपट कर सो रहे थे। हानिया का नन्हा सा हाथ उज़्मा के बाजू पर था और उज़्मा का सर हानिया के सर के करीब था। दोनों के चेहरों पर मासूमियत और सुकून नुमाया था। यह मंजर अदील के दिल को छू गया। इसकी नज़रें उज़्मा पर ठहर गईं। नींद में इसका चेहरा बेहद पुरसुकून और मासूम लग रहा था। वो सोचने लगा, कैसे कोई इतना सपाक हो सकता है कि एक ऐसी पाक रूह को इतनी अजियत दे। उज़्मा की कहानी, इस पर ढाए गए जुल्म सितम की दास्तान इसके जहन में घूम गई। उसे याद आया उज़्मा की वो झुलती हुई हालत जब वो पहली बार इसके पास आई थी। अदील की आंखों में मोहब्बत के साथ साथ एक मजबूत इरादा भी चमक रहा था। इसने खुद से वादा किया कि अब वो हर कीमत पर उज़्मा की हिफाजत करेगा, हर तरह से इसका सहारा बनेगा और उसे इसके माजी के साए से निकाल कर एक नई महफूज ज़िंदगी देगा। अदील के कदमों की आहट ने उज़्मा की नींद तोड़ दी। इसने आंखें खोली तो देखा अदील कमरे के दरवाजे पर खड़ा था।
इसकी नज़रें इन दोनों पर टिकी थी। उज़्मा फ़ौरन बिस्तर पर उठकर बैठने लगी और बेसाख्ता अपने दुपट्टे को दुरुस्त करने की कोशिश की। ये गैरदारी रद्द-ए-अमल था, एक पुरानी आदत जो इसके लाशऊर में बेउसत थी। अदील ने इसका इरादा भांप लिया। इसे नरमी से अपना हाथ उठाकर उसे रोका, गोया कह रहा हो कि ज़रूरत नहीं। इसके चेहरे पर एक धीमी मुस्कुराहट थी जो इत्मीनान और एहतराम का इज़हार कर रही थी। एक लम्हे के लिए इनकी नज़रें मिलीं, जहाँ खामोश एतराफ़ और भरोसा था। फिर अदील ने आहिस्तगी से सर हिलाया और बग़ैर कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। इसके जाने के बाद भी उज़्मा वहीं बैठी रही। इसके दिल में एक अजीब सा सुकून और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था। अगले सुबह नदीम बड़े चाव से काम पर पहुंचा और इसके दिल में रिदा की मेहरबानी और एक नई शानदार ज़िंदगी के ख्वाब थे। उसे फ़ौरन ही मैनेजर के पास भेज दिया गया। मैनेजर ने उसे एक ढेर सारे कागजात थमा दिए और हिदायत का सिलसिला शुरू हो गया। ये फ़ाइलें तरतीब देनी है, ये रिपोर्ट्स बनानी है, इन क्लाइंट्स को कॉल करनी है और हाँ, आज शाम तक ये प्रेजेंटेशन भी तैयार होनी चाहिए। नदीम ने सर हिलाया और काम में जुट गया। पहले 5 घंटे तो उसे सर उठाने की फुर्सत ही नहीं मिली। वो मुसलसल काम करता रहा, कभी फ़ोन पर, कभी कंप्यूटर पर और कभी फ़ाइलों के ढेर में उलझा हुआ। इसकी तवक्को के बरक्स यहाँ काम का बोझ कहीं ज़्यादा था और मैनेजर का लहजा भी खुश्क और बेलचक था। जब घड़ी ने दोपहर के खाने का वक्त बताया तो नदीम ने सुख का सांस लिया और बमुश्किल अपनी कुर्सी से उठा। वो भी कैंटीन में बैठकर मुश्किल से धोने वाले ही ले पाया था कि इसके फ़ोन की घंटी बज उठी। मैनेजर की आवाज़ थी, नदीम तुम्हारा ब्रेक ख़त्म हो चुका है, फ़ौरन वापस आओ। एक अर्जेंट मीटिंग है और तुम्हें इसकी तैयारी करनी है। अभी बमुश्किल 20 मिनट ही गुजरे थे, लेकिन नदीम के पास कोई चारा नहीं था। वो हड़बड़ाकर उठा और भूखे पेट वापस काम की तरफ चल पड़ा। इसके ज़हन में वो आसानी से मिलने वाली नौकरी के सारे ख्वाब चिकनाचूर हो चुके थे। रात गए जब नदीम घर पहुंचा तो इसका जिस्म टूट रहा था और दिमाग माऊफ। वो निडाल होकर बिस्तर पर गिर गया। आंखों के सामने दिन भर की जलालतें घूम रही थी। मैनेजर की तंदोतेज़ बातें, हर काम पर बेजा रोक टोक और मुसलसल काम का बोझ, ये सब इसकी बर्दाश्त से बाहर था। ये मैं कहाँ फंस गया हूँ, इसे दिल ही दिल में सोचा। इसके चेहरे पर पछतावे के गहरे साए थे। उसे याद आया वो आसाइशें भरी ज़िंदगी जो इसने उज़्मा की लाश पर हासिल की थी, और अब ये नौकरी इसके लिए किसी सज़ा से कम नहीं थी। लेकिन फिर इसकी लालची नज़रों के सामने रिदा की दौलत और शान और शौकत घूमने लगी। नहीं, मैं ये सब बर्दाश्त करूँगा। इसने ख़ुद को तसल्ली दी। रिदा का एतमाद हासिल करना है, इसकी सारी दौलत हासिल करनी है। ये चंद दिन की ज़िल्लत इस बड़ी कामयाबी के आगे कुछ भी नहीं। इससे आंखें मूंद लीं। इसके जहन में आने वाले दिनों में रिदा को अपने जाल में फंसाने के मंसूबे बन रहे थे। इसे ये सारी तकलीफ़ें महज एक सीढ़ी समझकर कबूल कर ली जो उसे रिदा की दौलत तक पहुंचाने वाली थी। वो नहीं जानता था कि वो जिस जाल को बिछा रहा था, दरअसल वो खुद ही इसमें फंसता जा रहा है। उज़्मा किचन में मसरूफ़ थी। हानिया की चहकती आवाज़ सुनाई दी और वो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उज़्मा ने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखा। हानिया अपनी मखसूस शरारत के अंदाज में एक एक सीढ़ी पलंगती हुई आ रही थी। हानिया आहिस्तगी से गिर जाओगी। उज़्मा ने उसे आखिरी सीढ़ी पर रोकने की कोशिश की और इसी लम्हे अदील भी अंदर दाखिल हुआ। हानिया को रोकते हुए उज़्मा का ध्यान मुकम्मल तौर पर इसकी तरफ था कि वो कहीं गिर ना जाए। इसके पाँव लड़खड़ाए और वो अपना तवाज़ुन खो बैठी। उज़्मा गिरने ही वाली थी कि अदील ने बर्क रफ्तारी से आगे बढ़कर उसे अपने बाजुओं में थाम लिया। इस लम्हे वक्त जैसे थम सा गया था। उज़्मा की आंखें हैरत से फैल गईं। वो अदील की मजबूत गिरफ्त में थी और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। एक अजीब सी कशिश और खामोश एहसास इस लम्हे इनके दरमियान रक़्स कर रहा था। हानिया नीचे खड़ी ये सब अपनी मासूम नज़रों से देख रही थी। मैं माज़रत चाहती हूँ। उज़्मा शर्मिंदगी से नज़रें झुकाकर संभलते हुए बोली। इसके गालों पर सुर्खी दौड़ गई थी। अदील ने मुस्कुराते हुए उसे थामे रखा। इसकी आंखों में शोखी थी। हानिया को संभाल लिया। कहने से पहले आप अपना ख्याल तो रखें, हानिया की मम्मा, अदील ने शरारत से कहा। उज़्मा का चेहरा मज़ीद सुर्ख हो गया। हानिया की मम्मा के अल्फाज इसके दिल में एक अनोखा सरूर भर गए। वो तेज़ी से अदील की गिरफ्त से निकली और नज़रें झुकाए हानिया की तरफ बढ़ गई, जिसे देखकर अदील की हंसी छूट गई। दोपहर का वक्त था जब उज़्मा डॉक्टर अदील के साथ फलाही तंजीम के दफ्तर पहुंची। ये एक मामूली का दौरा था। ये एक मामूल का दौरा था, लेकिन उज़्मा के लिए आज कुछ ख़ास था। वो जानती थी कि नदीम अंदर मौजूद होगा और उसे इसी तरह की ज़िल्लत का सामना करना पड़ रहा होगा जो इसने उज़्मा को दी थी। जैसे ही वो दफ्तर में दाखिल हुए, मैनेजर की बुलंद आवाज़ सुनाई दी। नदीम, तुमने ये फ़ाइल्स अभी तक ठीक क्यों नहीं की? तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि काम कैसे करते हैं? तुम्हारी सुस्ती की वजह से हमारी पूरी टीम का वक्त ज़ाया हो रहा है।
नदीम सर झुकाए रंग फाक खड़ा था। इसके चेहरे पर थकान और परेशानी साफ झलक रही थी। उस्मा ने इसकी तरफ देखा। इसके होंठों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट नमदार हुई जो इत्मीनान की अलामत थी। इसके दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस हुई, एक ऐसी खुशी जो इस अजियत का बदला थी जो इसने खुद सही थी। अदील ने उस्मा की तरफ देखा। उसे लगा जैसे उस्मा का चेहरा कुछ लम्हे के लिए रोशन हुआ हो। उस्मा ने फ़ौरन खुद को संभाला और पेशेवराना अंदाज में अदील से बात करने लगी, जैसे उसे कुछ दिखाई ही ना दे रहा हो, मगर इसके अंदर की फातिहाना कैफियत उसे बेहद सुकून दे रही थी। उस्मा ने नदीम की तरफ रुख किया। इसके चेहरे पर संजीदगी थी। तो नदीम, काम कैसा चल रहा है? कोई मुश्किल तो नहीं आ रही? इसने पूछा। इसके लहजे में ऐसी बेनियाजी थी जो नदीम को अंदर तक छलनी कर गई। नदीम ने फ़ौरन खुद को संभाला और होठों पर मसनूई मुस्कुराहट लाते हुए कहा, जी रिदा जी, सब ठीक है, थोड़ी मसरूफियत ज़्यादा है लेकिन मैं संभाल रहा हूँ। वो दिखावा कर रहा था कि उसे कोई परेशानी नहीं, हालांकि अंदर ही अंदर वो अज़ाब में मुब्तला था। इसी अवस्था में डॉक्टर अदील उस्मा के करीब आया और धीमी आवाज़ में पूछा, क्या सब ठीक है रिदा? इसकी नज़रों में फ़िक्रमंदी थी। उस्मा ने इसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और उस बात में सर हिलाया। ये मंज़र देखकर नदीम के चेहरे का रंग उड़ गया। इसके दिल में हसद की आंख भड़क उठी। रिदा की दौलत के साथ साथ अब इसका ताल्लुक़ भी किसी और के साथ बनता देखकर वो अंदर से जल रहा था। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि रिदा किसी और के करीब हो। इसकी आंखों में साफ झलक रहा था कि वो किस कदर बेचैन हो चुका है। नदीम से मज़ीद बर्दाश्त नहीं हुआ। रिदा और अदील की कुर्बत और रिदा की अदील के लिए ख़ास नज़रों ने उसे बेचैन कर दिया था। अपनी जलन और तज्जुज़ पर काबू ना पाते हुए इसने हिम्मत की और बराह रास्त उस्मा से पूछ ही लिया, रिदा जी, ये डॉक्टर अदील साहब कौन हैं आपके? इसके लहजे में सवाल कम और छुपी हुई बेचैनी ज़्यादा थी। उस्मा ने एक लम्हे के लिए नदीम की तरफ देखा। इसके चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कुराहट नमदार हुई। वो समझ गई थी कि नदीम क्या महसूस कर रहा है। इसने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, डॉक्टर अदील, वो मेरे बेहतरीन दोस्तों में से एक हैं और मेरे लिए बहुत ख़ास है। इसके आखिरी अल्फाज में ऐसी गर्मजोशी थी कि नदीम का रंग मज़ीद पक हो गया। ये जवाब इसके लिए किसी झटके से कम नहीं था जिसने इसके तमाम ख्वाबों और मंसूबों को बिखेर कर रख दिया था। नदीम के दिमाग में घंटियाँ बज चुकी। बेहतरीन दोस्त और बहुत ख़ास, इसे दिल में दोहराया। ये अल्फाज इसके लिए ख़तरे की घंटी थे। अदील की रिदा के साथ कुर्बत और रिदा का इसके लिए झलकता एहसास नदीम को डरा रहा था। उसे लगा जैसे इसकी दौलत हासिल करने की उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। मुझे जल्दी करनी होगी, इसने सोचा। अदील कहीं रिदा को मुझसे छीन ना ले। इसके अंदर का लालच एक बार फिर सर उठा चुका था और अब इसमें रिदा को खो देने का खौफ भी शामिल था। इसने तय कर लिया कि वो जल्द अज जल्द रिदा के करीब हो जाएगा, उसे अपनी बातों के जाल में फंसाएगा और उसे बावर करवाएगा कि वो इसके लिए कितना मौजू है। अब इसका मकसद सिर्फ रिदा की दौलत नहीं था, बल्कि रिदा को अदील से छीनकर मुकम्मल तौर पर अपना बनाना भी था। इसके जहन में एक नया शैतानी मंसूबा बनने लगा, जिसमें रिदा को अपनी मोहब्बत का झूठा यकीन दिलाकर काबू करना शामिल था। अगले चंद दिनों में तक नदीम ने रिदा के गिर्द मंडलाना शुरू कर दिया। वो हर मौके पर उसे मुतासिर करने की कोशिश करता, तारीफ़ें करता। आखिरकार एक दिन नदीम ने हिम्मत करके उस्मा से कहा, रिदा जी, आपने मेरी बहुत मदद की है और मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। क्या मैं आपको इतवार की शाम खाने पर मदऊ कर सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ और आपके साथ कुछ वक्त गुजार सकूँ। इसकी आंखों में उम्मीद और एक वाज़ेह लालच था। उस्मा ने एक लम्हे के लिए तवक़्क़ुफ़ किया। इसके चेहरे पर एक धीमी सी पुरअसरार मुस्कुराहट आई और चली गई। वो जानती थी कि नदीम उसे क्यों बुला रहा है और वो ये भी जानना चाहती थी कि वो अपनी गुनाहों भरी फितरत में कितना गहरा जा सकता है। ठीक है नदीम, मैं इतवार को रात के खाने पर आ जाऊँगी, उस्मा ने पुरसुकून लहजे में कहा। इसके दिल में एक इत्मीनान था और इसका जाल अब मुकम्मल तौर पर बिछ चुका था और नदीम इसमें फंसने के लिए बेताब था। ये मुलाकात इसके इंतकाम के खेल का अहम हिस्सा थी और वो देखने के लिए बेचैन थी कि नदीम अब कौन सी चाल चलता है। सारे दिन की थकन के बाद उस्मा ने ख़ुद को ताज़ा दम करने का सोचा। वो अपने बाथरूम में गई, मगर शावर ख़राब था। एक लम्हे को वो रुकी, फिर फैसला किया कि अदील का बाथरूम इस्तेमाल कर लेगी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि अदील इस वक्त घर पर होगा। वो आहिस्ता से अदील के कमरे में दाखिल हुई। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। जैसे ही इसने अंदर कदम रखा, इसकी नज़र सामने पड़ी और वो टटक गई। अदील सिर्फ एक तौलिया लपेटे खड़ा था। बज़ाहिर वो अभी शावर लेकर निकला था। उस्मा शर्म से सुर्ख हो गई और फ़ौरन मुड़कर बाहर निकलने लगी, इससे पहले कि वो कमरे से बाहर निकल पाती। अदील ने तेज़ी से इसका हाथ थामा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। उस्मा हैरान रह गई और इसके मुंह से बेसख्ता निकला, अदील के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट थी। इसने उसे आहिस्ता से दीवार के साथ लगा दिया। उस्मा मज़ीद शर्मा गई, इसकी नज़रें झुकी हुई थी।
अदील क्या कर रहे हैं? हानिया देख लेगी, इसने सरगोशी की। अदील इसके चेहरे को हाथों में लिया और प्यार से बोला, क्या फ़र्क पड़ता है? हानिया की मम्मा हानिया के बाबा के साथ है, इसमें गलत क्या है? जोड़े ऐसे ही तो रहते हैं। उस्मा ने नज़रें उठाई और मुद्दम आवाज़ में कहा, हम जोड़ा नहीं है, प्लीज़ मुझे जाने दें। अदील ने मुस्कुराते हुए इसके कान के करीब सरगोशी की, तो बन जाते हैं ना, मुझसे शादी कर लो उस्मा, मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ये सुनते ही उस्मा का दिल ज़ोर से धड़का। इसके चेहरे पर शर्म और खुशी के मिले जुले तासुरात थे। वो तेज़ी से इसकी गिरफ्त से निकली और मुस्कुराती हुई दरवाजे की तरफ भागी। इसकी मुस्कुराहट ने अदील को बता दिया था कि वो राज़ी है। इतवार की शाम उस्मा और नदीम एक महंगे रेस्टोरेंट में मौजूद थे। नदीम आज कुछ ज़्यादा ही खुश अखलाक और मेहरबान बना हुआ था। इसकी हर बात में बनावट नुमाया थी। उस्मा खामोशी से इसकी बातों का जवाब देती रही। इसके चेहरे पर कोई ख़ास तासुर नहीं था। रात के खाने के बाद नदीम ने बड़े अदब से उस्मा को घर छोड़ने की पेशकश की। रिदा जी, मैं आपको घर तक छोड़ दूँगा, इतनी रात को आप अकेले कहाँ जाएंगी? उस्मा ने बज़ाहिर तो हाँ कर दी, लेकिन इसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी और नफ़ी का एहसास पैदा हो रहा था। नदीम की हद से ज़्यादा अच्छी बनने की कोशिश उसे मशकूक लग रही थी। इसकी छठी इस उसे ख़बरदार कर रही थी कि कुछ गड़बड़ है। गाड़ी में बैठते ही उस्मा ने बड़ी चाबदस्ती से अपने फ़ोन में वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया और साथ ही अपने एक भरोसामंद आदमी को मैसेज कर दिया कि वो नदीम की गाड़ी का पीछा करे और इसकी हर हरकत पर नज़र रखे। वो नदीम पर ज़रा भी भरोसा नहीं कर सकती थी। नदीम इन सब बातों से बेखबर गाड़ी चला रहा था। अचानक नदीम ने गाड़ी सुनसान और तारीक जगह पर रोक दी। उस्मा ने हैरानी से इसकी तरफ देखा। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी? नदीम ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ गाड़ी के तमाम दरवाजे लॉक कर दिए। उस्मा के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। नदीम इसकी तरफ बढ़ा, इसकी आंखों में वहशत थी। उस्मा ने उसे रोका। नदीम, ये क्या बदतमीज़ी है? लेकिन नदीम ने इसकी एक ना सुनी। इसने उस्मा के साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर दी और एक करख्त लहजे में बोला, तुम्हें मेरा बनना पड़ेगा रिदा। उस्मा ने अपने अंदर की दहशत को छुपाया। नदीम ने एक झटके से उस्मा का दुपट्टा खींचकर परे फेंका और इसकी गर्दन की तरफ बढ़ा। उस्मा को महसूस हुआ जैसे कोई जहरीला सांप इसकी तरफ बढ़ रहा हो। इसे पूरी कुव्वत से नदीम को धक्का दिया और उससे खुद से दूर किया। इसके चेहरे पर खौफ की बजाय गुस्सा और नफ़रत थी, एक ऐसी नफ़रत जो इस सालों पुराने ज़ख्म से फूट रही थी, जिसे नदीम ने दोबारा कुरेदने की कोशिश की थी। हाथ छोड़ो मेरा नदीम, इसकी आवाज़ में गिरज थी। नदीम के चेहरे पर एक वहशी मुस्कुराहट फैल गई। इससे उस्मा की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, तुम्हारे जैसी शक्ल की एक औरत से मैंने जान छुड़ाई थी और अब इसी शक्ल की एक और औरत को मैं पाने के लिए तरस रहा हूँ। इसकी आवाज़ में गहरी शफ़क़त थी। वो एक कदम और इसके करीब हुआ। तुम्हें क्या लगता है कि अदील या कोई भी तुम्हें मुझसे छीन सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसकी आंखों में जुनून था, एक ऐसा जुनून जो उस्मा को खौफ ज़दा करने के बजाय उसे अपने इंतकाम के लिए मज़ीद मजबूत कर गया। इससे पहले कि नदीम कोई और कदम उठाता, गाड़ी का शीशा टूटने की आवाज़ आई। एक हाथ तेज़ी से अंदर आया और दरवाज़ा खोल दिया। नदीम ने चौंक कर देखा और अगले ही लम्हे उसे एक ज़ोरदार धक्का लगा और वो गाड़ी से बाहर गिर गया। उस्मा के बेचे हुए आदमी जिसने नदीम का पीछा किया था और अब इस पर झपट रहे थे। नदीम को कुछ समझ नहीं आया। इससे पहले कि वो संभलता, उसे बाजुओं से पकड़ा गया और एक ज़ोरदार घूंसा इसके पेट पर पड़ा। ये क्या बदतमीज़ी है? कौन हो तुम लोग? नदीम चिल्लाया। उस्मा ने गाड़ी से बाहर कदम रखा। इसके चेहरे पर खौफ की बजाय एक इत्मीनान था। इसे नदीम की तरफ देखा जो अब ज़मीन पर गिरा हुआ था और उसे पकड़ने वाले अफराद ने उसे काबू कर रखा था। ये वो लम्हा था जिसका उसे शिद्दत से इंतज़ार था। नदीम की आंखों में खौफ और हैरत का मिला जुला तासुर था। वो उस्मा को देख रहा था जो अब एक फातह की तरह खड़ी थी। अगला मंजर तो नदीम के लिए किसी भयानक खौफ से कम ना था। चंद ही लम्हों में पुलिस की गाड़ियाँ वहाँ पहुँच गई। नदीम को ये समझने में देर न लगी कि ये सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था और वो इसमें बुरी तरह फंस चुका था। पुलिस ने उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। उस्मा ने इत्मीनान से अपने मोबाइल फ़ोन में महफूज ऑडियो रिकॉर्डिंग और दीगर सबूत पुलिस के हवाले किए, जिनमें नदीम का उस्मा को जलाने का एतराफ़ और इसकी मौजूदा बदतमीज़ी सब शामिल था। साथ ही इसने अपनी साबका शनाख्त के सबूत भी पेश किए जो ये ज़ाहिर करते थे कि वो ही असल उस्मा है। सबूत इतने ठोस थे कि पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए नदीम की मां को भी कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया। उस्मा मुकम्मल तौर पर रिदा बन चुकी थी और इसका इंतकाम भी मुकम्मल हो चुका था। माँ बेटा दोनों जेल की सलाखों के पीछे सर पकड़े बैठे थे कि अचानक एक ऐसा साया उभरा। माँ के हलक से आवाज़ निकलना भूल गई। वो उस्मा थी अपने सादे और पुराने हुलिये में। नदीम भी देख कर हक्का बक्का रह गया। तो तुम उस्मा हो? उस्मा तलख़ी से मुस्कुराई।
और चीखी, हाँ हाँ मैं उज़्मा ही हूँ जिसे तुमने और तुम्हारी माँ ने बेदर्दी से जलाकर मारने की कोशिश की थी। लेकिन खुदा को कुछ और मंजूर था। देखो मैं बच गई और तुम दोनों की आंखों में सामने खड़ी हूँ, तुम जैसों का इंतकाम बनकर। इसे नदीम की जानिब तलाक के कागजात बढ़ाए, इन्हें फ़ौरन से पहले साइन कर दो। वो दांत पीसकर शोला बार आंखों से देखती बोली, उज़्मा मुझे माफ़ कर दो। नदीम गिड़गिड़ाया। हवा में उज़्मा ने कह पूजा, माफ़ कर दूँ तुम जैसे खबीस और लालची इंसान को जो दौलत के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। उज़्मा ने इसकी आंखों में गहराई से देखा। मेरा एहसान मानो कि तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे डलवाया है। तुम्हें तुम्हारी गाड़ी में बंद करके जलाने के बाद तुम्हारी मौत को हादसे का नाम नहीं दिया। नदीम उसे बेयकीनी से देखता रह गया। इसके जहन में अपनी सफाकियत का अंजाम वाज़े हो रहा था। आज वो दुल्हन के सरापे में बहुत हसीन लग रही थी। नदीम से खुला के बाद उज़्मा और अदील ने सादगी से निकाह कर लिया था, मगर इस सादगी में भी एक लाजवाल खूबसूरती थी। हानिया भी अपनी मम्मा को दुल्हन बना देखकर बहुत खुश थी। इसकी मासूम आंखों में चमक थी। वो बार बार उज़्मा के गले लगती और खुशी से चहकती। मम्मा आप कितनी प्यारी लग रही हो। उज़्मा के चेहरे पर एक ऐसा सुकून था जो उसे पहले कभी नसीब नहीं हुआ था। इसका माजी, इसकी अज़ियतें, सब कुछ जैसे धुंधला चुका था। इसकी आंखों में अब कोई दुख या खौफ नहीं था, सिर्फ एक चमक थी, मोहब्बत और भरोसे की चमक। इसने अपनी ज़िंदगी इस नई सुबह को दोनों हाथों से थाम लिया था। अदील इसके पहलू में खड़ा था। इसकी आंखों में उज़्मा के लिए गहरी मोहब्बत और एहतराम था। वो दोनों एक दूसरे के लिए मुकम्मल थे, जैसे कुदरत ने इन्हें एक दूसरे के लिए ही बनाया हो। ये एक नई ज़िंदगी का आगाज़ था, जहाँ उमंगें थी, ख्वाब थे और एक रोशन मुस्तकबिल इनका मुंतज़र था। एक ऐसा घर जहाँ उसे न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ और अपनायत का एहसास था, बल्कि एक ऐसी मोहब्बत भी थी जो इसके तमाम ज़ख्मों को भर रही थी। रस्म व रिवाज की परवाह किए बगैर उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा था। एक ऐसे रिश्ते में बंध गए थे जहाँ मोहब्बत और खुलूस ही सबसे बड़ी दौलत थी। उज़्मा ने ख़ुद को अदील के सच्चे प्यार के हवाले कर दिया था और वो जानती थी कि अब वो वाकई महफूज थी। वो हानिया के साथ इसके कमरे की तरफ बढ़ने लगी तो अदील ने इसकी कलाई थामकर आंखों ही आंखों में सवाल किया कि कहाँ। हानिया को सुलाने, इसने आहिस्तगी से जवाब दिया। अदील इसके करीब हुआ और इसके कान में सरगोशी की, आज हानिया को नहीं, इसके बाबा को सुलाना है। ये सुनकर वो बुरी तरह शर्मा गई। अदील ने मुस्कुराते हुए मुलाजमा को आवाज़ दी, गुल बीबी हानिया को रूम में ले जाकर सुला दें। जी साहब जी, मुलाजमा ने आजिज़ी से जवाब दिया और हानिया को कमरे में ले गई। उज़्मा वहीं खड़ी रह गई। इसी लम्हे अदील ने उसे बाहों में उठा लिया और इसके मुश्तरका कमरे की जानिब बढ़कर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। इसके चेहरे पर शर्म और मोहब्बत की सुर्खी फैली हुई थी। कमरे में दाखिल होते ही अदील ने उज़्मा को बिस्तर पर नरमी से लिटा दिया और ख़ुद इसके करीब हो गया। उज़्मा की आंखों में शर्म और चाहत के मिले जुले जज्बात थे। इसने हल्के से अदील का चेहरा अपने हाथों में लिया और एक धीमी मुस्कुराहट के साथ इसकी आंखों में देखा। आपने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है अदील। इसकी आवाज़ में गहरा खुलूस था। अदील ने इसके माथे पर बोसा दिया। तुम मेरी ज़िंदगी हो उज़्मा। इनके दरमियान की खामोशी मोहब्बत और सुकून से भरी हुई थी, जो इन तमाम अज़ियतों का ख़ात्मा था जो उज़्मा ने सही थी। ये एक नई कहानी का आगाज़ था, जहाँ सिर्फ मोहब्बत, भरोसा और एक दूसरे का साथ था। एक नई ज़िंदगी की शुरुआत का एहसास इसके दिल में गूंज रहा था। ख़त्म शुद कहानी। पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।